अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। दोस्तों, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर आप लोगों के साथ मैं कुछ बातें डिस्कस करना चाह रहा हूं। वो स्पेशली बैंक लीज़ गाड़ी और रीलीजिंग गाड़ी या जो लोकल लीजिंग गाड़ियां होती हैं उसके ऊपर मैं बात करूंगा कि किस तरह आप लोगों को कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए या किस से आपने बचना है। दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है और काफ़ी ज़्यादा पैक लोग भी इसमें काम करते रहते हैं। तो इन चीज़ों की तरफ मेरा इरादा था कि आप लोगों को जो है मुतवज्जा करूँ और आप लोगों को बताऊं कि किन चीज़ों की तरफ आपने जाना है। अगर आप लोग लीज़ गाड़ी ले रही हैं तो इन चीज़ों से आपने बचनी है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, एक रीलीजिंग गाड़ी होती है, एक बैंक लीज़ गाड़ी होती है और एक लोकल लीजिंग होती है। जिस तरह सपोज़ आप किसी बारगेन में गए, वहाँ पर गाड़ी खड़ी है, आप उसको 10 लाख रुपये उसकी प्राइस है, वो बोलता है कि इस गाड़ी की प्राइस 12 लाख रुपये है, ठीक है। और आप जो है उसके साथ एग्री हो जाते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट वो अपने पास रख लेता है, कुछ आपसे वो कुछ ज़मानत वगैरह रखते हैं, शनाख्ती कार्ड या कुछ भी आपसे वो ले लेता है। जब ये सारा स्टोरी हो जाता है उसके बाद वो गाड़ी आपको देता है 2 साल 3 साल 4 साल के प्लान के आप मुताबिक आप उसको ले लेते हैं। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका जो है वो लीजिंग होता है। सपोज़ कि मैंने कोई गाड़ी ख़रीदी बैंक से लीज़ पे और उसके बाद मैंने आपको वो गाड़ी कैश पे सेल की और इसकी जो लीजिंग है मंथली वो मैं अदा करता रहता हूँ यानी। तो ये दूसरा तरीका। और एक होता है बैंक लीज़ गाड़ी, जिसमें क्या होता है कि आप डायरेक्टली बैंक में जाते हैं, वहाँ पर अपने सारे रिक्वायरमेंट्स आप दे देते हैं और जैसे ही आप गाड़ी ख़रीद लेते हैं वो आप यूज़ करते हैं और इसकी जो अक़सात है वो आप अदा करते रहते हैं। तो ये 3 तरीके, इसमें कौन सा सबसे बेस्ट है, किस में क्या ख़राबी, मैं आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों, जो सपोज़ ये लोकल लीजिंग की मैं बात करूँगा, तो लोकल लीजिंग की जो 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 मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि ये एक ट्रस्टेबल काम नहीं होता, यानी आप इसके ऊपर एतमाद नहीं कर सकते। इंसान है किसी भी टाइम जो है वो अपनी ज़ुबान से फिर सकता है, अपने ज़ुबान से मुकर सकता है, कुछ प्रॉब्लम बना सकता है और एंड पे सपोज़ वो आपसे कुछ पैसों की डिमांड वगैरह भी करेगा, 10,000 20,000 आप ना देना भी चाहेंगे तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों वो आपके डॉक्यूमेंट उसके पास होता है गाड़ी के, आपकी ओनरशिप उस टाइम तक तब्दील नहीं हुई होती है और आप चाहते हैं कि मेरा जो यानी ओनरशिप है वो भी चेंज हो। तो ये सारी चीज़ें आपको तब तक नहीं मिलती जब तक आप इसको पैसे नहीं देते और एंड पे वो कुछ ना कुछ गुम कर देते हैं। नहीं तो एंड पे कहते हैं 50,000 एक्स्ट्रा दो, प्राइस बढ़ गई है, ये है वो है, इस तरह की। क्योंकि इंसान के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो बदलता रहता है, कुछ भी वो कर सकता है आपके साथ। तो ये जो तरीका है ये बिल्कुल मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। स्पेशली मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो मासूम है, जिनको कोई भी पता नहीं होता गाड़ियों के लेन देन का। ये उनके लिए है जो सपोज़ कोई गाड़ी वगैरह का काम करते हैं या ड्राइवर लोग हैं और वो इसको चलाते हैं, तो उनके लिए तो ये चल जाता है, चलो वो अपना किसी भी तरीके से वो अपना काम बना लेंगे। अच्छा, दूसरा तरीका रीलीजिंग है। रीलीजिंग में क्या होता है दोस्तों कि सपोज़ कोई आदमी गाड़ी ले लेता है और उसको आपको वो नक़द पैसों में दे देता है और बाद में उसकी अक़सात जो है वो अदा करता रहता है। तो इस तरह होता है दोस्तों, जब आप उससे गाड़ी ले लेते हैं बाद में वो गाड़ियों के जो किस्त होते हैं, अक़सात होते हैं, वो शार्ट कर देता है और वो अदा नहीं करता। तो वो जो अक़सात है वो बाद में आपको ख़ुद पे करने पड़ते हैं, क्योंकि दोस्तों उसकी जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो डायरेक्टली बैंक में पड़े होते हैं और जब तक बैंक को सारा पैसा नहीं मिलता तब तक आपको वो डॉक्यूमेंट नहीं मिलती, बल्कि उसकी ओनरशिप भी तब्दील नहीं होती। तो ये दूसरा तरीका जो है ये भी सेफ़ नहीं है। आपने इन चीज़ों से बचना है। आपने कोशिश करनी है कि आप जाके जब भी गाड़ी ख़रीदें तो कैश भी जाके ख़रीदें। और तीसरा जो तरीका जो सबसे बेस्ट, जिसको मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप इसको ख़रीदेंगे इस तरीके से, तो मेरे ख़्याल से आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। और वो ये है दोस्तों कि आप बैंक में जाएं, उसके रिक्वायरमेंट पूरी करें, आप शनाख्ती कार्ड दें, इसकी ज़मानत दें, आप जो भी आप देंगे, क्योंकि वो एक सिस्टम के अंदर काम कर रहे होते हैं। सपोज़ बंदे चेंज भी हो जाएंगे, लोग तब्दील भी हो जाएंगे। एक तो ये होता है कि डॉलर का जो प्राइस होता है उस हिसाब से वो कांस्टेंट प्राइस में आपको मिलती है और जितना भी गाड़ी की प्राइस इंक्रीज़ हो जाए आपके अक़सात किसी चीज़ के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अलावा दोस्तों इसमें ह्यूमन एरर नहीं होता, यानी कि सपोज़ अगर मेरा दिल चाहे तो मैं आपसे ज़्यादा पैसा लूँगा, ना चाहे तो आपको उसी पैसे में गाड़ी दे दूँगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक सिस्टम है जिसके अंदर आपने हर मंथ पैसे अदा करने होते हैं, सालाना उसका हिसाब किताब क्लियर होता है, क्लोजिंग होती है, वो होती है। तो उसके बाद जब आप पूरी लीजिंग ख़त्म कर देते हैं, आप सारे पैसे अदा कर देते हैं, तो एंड पे एक प्रोसेस के अंदर आपको वो डॉक्यूमेंट मिल जाता है और आपके नाम पे वो तब्दील हो जाता है और आप आसानी से उसको घर ले आते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स को और आप उसके मालिक, असली हकीकी मालिक बन जाते हैं। तो ये जो थर्ड वन है, जो
تیسرا طریقہ ہے جس میں آپ بینک لیز گاڑی خریدتے ہیں. تو میرے دوستوں آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ ڈائریکٹلی بینک سے گاڑی خریدیں. کوئی ضمانت دے, کوئی سرکاری نوکر اس کو جو ہے ضمانت کے طور پہ دے اور ہر منتھ آپ جو ہے پیسے ادا کرتے رہیں. اس طرح آپ بڑے فراڈ سے, بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں. تو یہ 3 طریقے جس میں یہ سب سے بیسٹ ہے. بینک والا خود جا کے گاڑی خریدے, کسی کے اوپر ٹرسٹ نہ کریں, کسی بینک والے سے نہ خریدے, کسی بارگین والے سے نہ خریدے. دوسرا ٹاؤٹ وغیرہ سے بچنا ہے. جیسے پاکستان میں بہت زیادہ ٹاؤٹ ہوتے ہیں. اگر آپ کے ایون رشتہ داروں میں بھی کوئی ٹاؤٹ ہے تو وہ آپ کو یہی بولے بہت اچھی گاڑی ہے, ماشاءاللہ یہ ہے, زبردست ہے, ڈاکومنٹ سب کچھ اوکے ہیں. بعد میں جب مسئلہ بن جاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے یار مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, میں تو آپ کو بول رہا تھا کہ یہ نہیں کرنا. تو یہ جو ہے معصوم لوگ ان چیزوں میں پھنس جاتا ہے. پلیز آپ نے ایسا نہیں کرنا. آپ نے سیدھے جا کے گاڑی بینک سے لینی ہے اور نئی گاڑی خریدے تاکہ آپ کو کسی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو انفارمیشن اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو تھوڑی سی بھی اچھی انفارمیٹیو لگی ہوگی تو ویڈیو کے نیچے آپ ایک کمنٹ کریں, اچھی کمنٹ کریں دوستوں, اور لائک سبسکرائب آپ نے ضرور کر لینا ہے. بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. والسلام.